वेलकम टू ज्यूरिशौर। मैं मारिया पालीवाला आज आपके लिए एक बहुत हॉट एक्ट और हॉट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसके लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा केओस और बहुत कंफ्यूजन है। तो वो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये कैसे आया, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, ये और लॉस के साथ कैसे सिंक में है और कैसे स्टैंड अलोन एक्ट कह सकते हैं हम इसको, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले आप ज्यूरिशौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक बटन भी प्रेस करें। तो हम लोग शुरू करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इंडिया में कैसे आया। तो यूएसए गवर्नमेंट ने 1989 में ये नोट किया कि बहुत सारे ड्रग पैडलर्स और ड्रग माफियाज जो हैं वो ड्रग स्प्रेड कर रहे हैं और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत हार्मफुल है और लाइफ एंड हेल्थ एंड लिबर्टी का भी क्वेश्चन है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारा डिबेट, डेलिबरेट, डिस्कशन ये सब यूएसए में हुआ और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया इस मुद्दे को लेके, जिसका इंडिया भी पार्ट था। और इस मुद्दे को लेके ये डिसाइड किया कि क्या हम लोग कुछ ऐसा लॉ निकाल सकते हैं वर्ल्ड वाइड जहाँ पे जो टेंटेड मनी है वो किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में, जैसे कि ड्रग पैडलिंग हो गया या कोई भी दूसरी इलीगल एक्टिविटी या क्राइम हो गया जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल है, उसको प्रिवेंट कर सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया को ये आइडिया जो है अच्छा लगा और ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट दिस एंड देन इंडिया वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट। तो इंडिया ने भी ये चीज इम्प्लीमेंट करा। बहुत सारे डिबेट्स, डेलिबरेशंस और डिस्कशन के बाद इंडियन पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इनेक्ट किया। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो कि कंट्रोवर्शियल है और जो कि स्टैंड अलोन है, जो कि डिफरेंट है बाकी सारे लॉज से, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज और इसमें है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस है या ये सिविल ऑफेंस है। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो सिविल ऑफेंस है और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल या लेमैन की भाषा में बोलूं तो ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। इसके कुछ सिनेरियोज हैं। सपोज ए ने बैंक बी से लोन लिया, जहां पे ए ने लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाया, तो क्या वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कवर होगा? तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, क्योंकि वो खाली एक बैंक का हार्ड लक था, बैड लक था कि वो उससे रिकवर नहीं कर पाया। तो मैक्स टू मैक्स वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है ए के खिलाफ इंस्टीट्यूट कर सकता है। सिनेरियो बी में ए ने बैंक से लोन लिया और लोन का रीजन बताया कि लोन अमाउंट स्मॉल बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगा। हाउएवर ए ने उस अमाउंट को बिजनेस पर्पस के लिए ना यूज करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया या कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। बैंक मैक्स टू मैक्स ए के खिलाफ चीटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है और सिविल प्रोसीडिंग्स जो कि रिकवरी की है वो इनिशिएट कर सकता है। थर्ड सिनेरियो ये है बेसिकली कि ए ने बी से लोन लेने के लिए बी बैंक को सिक्योरिटी दी और लोन अमाउंट लिया। लोन अमाउंट का पर्पस था स्मॉल बिजनेस। अब बैंक ए से इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिल रही थी बैंक को, तो ए ने बैंक से बोला कि आप मेरी जो सिक्योरिटी है वो आप डिस्पोज ऑफ कर दो। तो बैंक ने जब सिक्योरिटी डिस्पोज करने की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी, तो बैंक को ये पता चला कि एक्चुअल में वो जो सिक्योरिटी रखी थी वो ऑलरेडी कहीं और मॉर्गेज थी, और ये भी पता चला कि जो ए ने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था वो पर्पस स्मॉल बिजनेस उसका कभी था ही नहीं,
और वो ड्रग पैडलिंग्स में या कहीं पे भी और माफियाज में या किसी भी जैसे कि इलीगल वेपन्स वगैरह में वो पैसा उसने लगा दिया या गैम्बलिंग में लगा दिया, तो ये जो पैसा है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहलाएगा और ये दिस अमाउंट्स टू मनी लॉन्ड्रिंग। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज उस ड्रग पेडलिंग में या ड्रग माफिया में या किसी भी दूसरे उसमें ट्रांजैक्शन में, जैसे कि कोई वेपन्स, इलीगल वेपन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो हो गया, तो उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, चेन ऑफ पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन, दे all are the offenders or the accused under PMLA Act। ये सारे इसमें accused हैं। अब क्वेश्चन ये है कि PMLA Act दूसरे एक्ट से अलग क्यों है? तो PMLA Act बेसिकली जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो सीज करने की बात करता है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो। मूवेबल प्रॉपर्टी में सारा पैसा और ये सारी चीजें, गोल्ड हो गया, पैसा हो गया, जो भी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड हो गई, कोई प्रॉपर्टी हो गई, इस तरीके से। तो इसको प्रोसीडिंग्स इनिशिएशन के ट्रायल टेक्स टाइम। प्रोसीडिंग्स इनिशिएशन के पहले ही इन सारी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनको सीज कर दिया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रायल अपने पेस पे चलता है और ट्रायल को हम जैसे कहते हैं जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो अगर हम इसको जल्दी करेंगे तो हो सकता है किसी इनोसेंट को सजा मिल जाए, बट जब तक ट्रायल अपने पेस पे चलेगा तब तक जो अक्यूज्ड है वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके और अपना जो बेनिफिट है वो निकाल लेगा, और तब तक स्टेट के पास कुछ बचेगा ही नहीं जिसको वो सीज कर सकता है, जिसको वो अपने अंडर में ले सकता है। तो स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एवोल्यूशन हुआ और उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है उसको पहले सीज करने की लॉ लाया गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हमेशा एक वर्ड यूज होता है, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक हो गया, और शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या हो गए? जैसे कि एनडीपीएस एक्ट हो गया, करप्शन हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, कोई भी क्रिमिनल लॉ हो गया आईपीसी में जो भी पनिशेबल है, तो वो सारे शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो हैं, अगर उसके रेफरेंस में कोई भी मनी अक्यूमुलेट किया गया है, कोई भी ब्लैक मनी है, उसको व्हाइट में दिखाने की कोशिश करी गई है, तो वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पनिशेबल है। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जब कोई क्राइम कमिट होता है, मर्डर, डिकॉइटी या कुछ भी, तो उस केस में पहले एफआईआर लॉन्च होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि पुलिस या सीबीआई करती है। पीएमएलए के केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जो है वो पहले ECIR रजिस्टर होती है। ECIR का मतलब है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें ECIR लॉन्च होती है और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ईडी करती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और जहां पे PMLA आए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम ना आए वो इम्पॉसिबल है। तो जैसे दूसरे केसेस में पुलिस या सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अब दूसरे क्रिमिनल लॉ से, दूसरे इंडियन लॉ से पीएमएलए कैसे अलग है? तो पीएमएलए में ECIR जो लॉन्च होती है, जनरली अक्यूज्ड को सारे चार्जेस बताए जाते हैं कि वो अक्यूज्ड क्यों है, उसने क्या क्राइम किया है और उस पे एलिगेशंस क्या है। ECIR में ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। ECIR ईडी के हिसाब से उनकी एक फाइल है, इंटरनल फाइल है। तो सेक्शन 50 के सम्मन्स जो हैं, अगर किसी के भी खिलाफ कुछ भी है तो सेक्शन 50 के सम्मन्स जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इशू करता है। ईडी के सम्मन्स जो है, उन सम्मन्स में आपको पता है बेसिकली क्या होता है कि ECIR नंबर होते हैं और बताया जाता है कि आप इस ECIR नंबर में आपको आना है ईडी के सामने और आपको ऑन ओथ स्टेटमेंट देने हैं जो भी ईडी आपसे पूछे। साथ में
इनेक्जर 1 इनेक्जर्स की कुछ लिस्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या आपके जो भी बैंक के अकाउंट्स हैं, जिनके स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह आप हमारे सामने लेके प्रेजेंट होना। पर इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिसको सम्मन किया जाता है उसको ना तो अक्यूजेशंस बताए जाते हैं, ना उसको ये बताया जाता है कि वो एज अ विटनेस बुलाया जा रहा है या एज अ अक्यूज्ड बुलाया जा रहा है। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसके रिगार्डिंग भी है कि हमारा जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो वायलेट हो रहा है, हमको सुनने का मौका नहीं, हमको रिसर्च करने का मौका नहीं दिया गया, हमको हमारे एक्विजिशंस ही पता नहीं थे, हम किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करेंगे कुछ नहीं पता था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 50 के जो स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं ऑन ओथ वो कोर्ट में एडमिसिएबल होते हैं, वो कोर्ट में अक्यूज्ड के खिलाफ यूज किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और अलग भी है दूसरे लॉ से, जो कि अक्यूज्ड को उसने क्या किया है ये बताते हैं। पर ECIR एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है और उसमें अक्यूज्ड को या विटनेस को कुछ भी नहीं पता होता है कि वो किस केस के संबंध में बुलाया गया है। इसमें एक बड़ी कंट्रोवर्सी और ये भी है कि बहुत सारे लोगों को ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट लगता है ये प्रैक्टिस। सपोज ये करते हैं कि आज सेक्शन 50 का सम्मन आया, हम गए, हमने स्टेटमेंट दे दिया, कल वापस आया, हम फिर गए, हमने स्टेटमेंट दे दिया, परसों वापस आया, हमने परसों फिर स्टेटमेंट, हमने ऐसे करके 5 स्टेटमेंट्स दे दिए जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिएबल है और वो अक्यूज या किसी भी जुड़े हुए व्यक्ति के अगेंस्ट जो है वो यूज हो सकते हैं। पर इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने लायक है कि जो ईडी है वो इन 5 बयान में से कोई भी एक बयान रिकॉर्ड पे ला सकती है, कंप्लेन में या FIR में लेके आ सकती है, पर बाकी जो 4 बयान है वो चाहे तो उसको कंसील कर सकती है, नहीं ला सकती। और ये कह देती है ईडी जनरली कि ये रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, रिलाइड अपॉन स्टेटमेंट्स नहीं है। तो इस केस में ये कहीं ना कहीं अक्यूज्ड का जो है वो आर्टिकल 21 का वायलेशन भी है और साथ में कोर्ट के सामने सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं ला पा रहे। सपोज उसने X स्टेटमेंट एक दिन दिया और Y स्टेटमेंट दूसरे दिन, किसी भी कारणवश उसे बुला दिया गया, कोई भी उस पर प्रेशर था, कोर्जन था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, कुछ भी था, उस वजह से उससे X के बदले Y भी बुलाया गया, तो वो X ना यूज करके वो Y स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। और X स्टेटमेंट का जब तक उस पे केस चल रहा है कोर्ट में, वो X स्टेटमेंट जब तक ईडी ना चाहे तब तक प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो एक तरीके का बायसनेस यहाँ पे दिखाई देता है और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। PMLA का एक सबसे बड़ा लूप होल लोगों ने ये भी बताया कि जैसे नॉर्मल IPC के केसेस में डेली डायरी होती है, सेक्शन 172 में डेली डायरी मेंटेन करने का प्रोविजन है और उसमें ये भी अमेंडमेंट आया कि वो पेजिनेशन और वॉल्यूमनेस दोनों होनी चाहिए। तो कोई किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो एक डेली डायरी मेंटेन करेगा जिसमें पेजेस होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, जिसमें वो सारी चीजें नोट करेगा। 8th पेज, अगर सपोज 8 पेजेस हैं तो हमको पता चलेगा कि पीछे 7 पेजेस भी हैं जिसमें ये हुआ है, जो कि मैजिस्ट्रेट को हम लोग बता सकते हैं। हाउएवर ऐसा कोई प्रोविजन PMLA में नहीं है। इसमें इवन अगर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स जो हैं अगर वो नोट किए या नहीं किए ये भी कोई बता नहीं सकता, क्योंकि PMLA में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है कि अगर कोई स्टेटमेंट किसी का नोट होता है PMLA में तो कौन सा स्टेटमेंट नोट हो रहा है, कौन सा स्टेटमेंट नहीं नोट हो रहा है। जो ईडी रिलाई अपॉन कर रही है वो ईडी के केस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ऐसे भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकता है कि अक्यूज्ड के फेवर में हो। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ओपेक तरीके से की जा रही है और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये पूरी तरीके से कोर्ट के सामने भी नहीं लाई जा रही है। तो ये एक तरीके का आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन।
जनरली क्रिमिनल लॉज में आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब में जनरली क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी, पर पीएमएलए में गिल्टी अंटिल प्रोवन इनोसेंट। तो अब जब हम लोग पीएमएलए में जब बेल लेने जाते हैं तो उस बेल को रेगुलेट करने वाला प्रोविजन है सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट। तो सेक्शन 45 जो है वो टू कंडीशंस जो है वो ले डाउन करता है। पहली कहती है बेल बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने नहीं दी जाएगी। दूसरी कंडीशन कहती है कि बेल तभी दे सकता है कोई भी कोर्ट जब कोर्ट को पूरी तरह से ये लगे कि ये इसका कहीं पे भी केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस केस में पीएमएलए के केस में साफ दिखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि एक प्रिजम्पशन बना लिया जाता है अक्यूज्ड की तरफ कि इसी ने क्राइम किया है। तो ये बाकी सारे आईपीसी, सीआरपीसी और दूसरे क्रिमिनल लॉ से बहुत ज्यादा अलग है, जहां पे गिल्टी पहले ही मान लिया जाता है। ऐसा लगता है ये जैसे पोटा, टाडा, इन सब लॉज को रिजेंबल करता है जो कि सीवियर ऑफेंसेस है, और इस इकोनॉमिक ऑफेंस को भी बहुत ज्यादा सीवियर इन्होंने मान लिया। इसमें एक चीज और नोट करने लायक है कि चार्ज के स्टेज से कहीं ज्यादा पहले जो है वो बेल के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। तो बेल लेने के टाइम पे वो जो स्टेटमेंट्स है वो किसी भी एडवोकेट या किसी भी उस अक्यूज्ड के एडवोकेट या अक्यूज्ड को नहीं मिलते, तो उसके बेसिस पे भी बहुत बार केस को वीकन अप होना पड़ता है, और हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में बेल भी डिनाई हो जाए। आप सोचिए जब बेल लेना इतना डिफिकल्ट है तो एंटीसिपेटरी बेल लेना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है पीएमएलए के मामलों में। एंटीसिपेटरी बेल जनरली होता यह है कि अगर अक्यूज्ड को, अगर किसी भी पर्सन को ये एंटीसिपेशन है, ये एप्रीहेंशन है कि वो अरेस्ट हो सकता है कभी भी, तो उस केस में कोर्ट में वो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा सकता है। पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में ना तो पर्सन को पता है कि उसने क्या क्राइम किया है, उसके पास उसके ऊपर एलिगेशंस क्या है, उसके ऊपर एक्यूजेशंस क्या है। जब उसको वही नहीं पता तो वो किसी भी कोर्ट में जाके कैसे अपनी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा सकता है। अक्यूज्ड के पास ECIR की कोई कॉपी नहीं है, अक्यूज्ड के जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए उसका कोई भी कहीं पे भी कुछ भी वर्णन नहीं है। तो एंटीसिपेटरी बेल्स मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है अक्यूज्ड के लिए, जो कि फिर एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल का वायलेशन है और इंडिया में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का जो है वो मुद्दा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून ऐसे ही वीडियोस के लिए, और अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि मुझे पीएमएलए का कोई और एंगल भी टच करना चाहिए था तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं, सो दैट मैं आपके लिए वैसा कोई वीडियो बनाऊं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपने ओपिनियंस देना ना भूलें।